हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DSSB 27 मार्च 2022 को जो DOE का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के पेपर और सेकेंड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस कर लिया है 27 मार्च के। उसके अलावा 20 मार्च, 16 मार्च और 7 मार्च को जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनके भी हम लोग मैथ्स के पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों को अगर वो वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो इन वीडियोस को देख सकता है। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि दो उत्पादों के मूल्यों का अनुपात 23:16 है। तो हम लोगों ने मान लिए जो मूल्य हैं वो 23x है और 16x है। 2 वर्ष बाद जब दूसरे उत्पाद के मूल्य में 10% और पहले के मूल्य में 477 रुपये की वृद्धि होती है। तो पहले में हमने वृद्धि कर दी 477 रुपये की और दूसरे में 10% यानी 100 में 10 जोड़ा 110/100 की जब वृद्धि होती है तो जो अनुपात है वो 20:11 हो जाता है। तो ये हम लोगों की इक्वेशन बन गई। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हम लोगों का बन जाएगा 23x प्लस 477 रुपये बटे 11 और 16 की मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 176x बटे 11 बराबर 20/11। अब ये हम लोगों ने बात की थी कि जो बटे का बटा होता है ये ऊपर चला जाता है तो ऊपर हो जाएगा 11 ब्रैकेट में 23x प्लस 477 रुपये बटे 176x बराबर 20/11। अब ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लोगों का 10 था, ये 10 था 176x बटे 10 तो ये 10 ऊपर जाएगा 100। तो ये अब 10 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 11 से 176 कैंसिल होगा तो ये 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों की हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई की। तो कि जो हम लोगों का ये 23x है, 23x ऐसे ही रहेगा प्लस 477 रुपये बराबर 16 गुणे 2। तो 16 गुणे 2x तो ये हम लोगों का बन जाएगा 32x और ये बन जाएगा 23x प्लस 477 रुपये। अब हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं तो 32x माइनस 23x बराबर 477 रुपये। अब ये बचेगा हम लोगों का 9x बराबर 477 रुपये। तो अब x है ये डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 53। अब पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि पहले उत्पाद का मूल्य क्या होगा। तो पहले उत्पाद का मूल्य हमने माना था 23x, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है 53 तो 53 पुट कर दिया तो हम लोगों की वैल्यू आ गई 1219 रुपये। तो यही हम लोगों का आंसर हो गया जो कि क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया था। सबसे पहले हम लोगों ने माना कि पहला जो मूल्य था 23x था, दूसरा मूल्य 16x था। फिर क्या होता है कि ये पहले में 477 रुपये की वृद्धि होती है और दूसरे में 10% की होती है यानी 110/100 हो गया। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो 11 और 16 की गुणा 176 हो गई, अपॉन में 10 रहा, बटे का बटा ऊपर चला जाता है, हम लोगों ने बात की थी तो ये ऊपर हो गया 23x प्लस 477 बटे 176x बराबर 20/11। तो 10 से 20 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 11 से 176 कैंसिल हुआ, 16 बचा। तो उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 1 था, 1 से मल्टीप्लाई हुई, कोई फर्क नहीं पड़ा, 23x प्लस 477 आ गया। फिर 16 और 2x की मल्टीप्लाई हुई, 16x और 2 की मल्टीप्लाई हुई तो ये हम लोगों का बन गया 32x। तो 32x में से 23x गया तो 9x बचा बराबर 477 रुपये। तो x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 53। तो पहले उत्पाद का मूल्य पूछ रहा था जो कि हम लोगों ने माना था 23x, तो 23 गुणे 53 हो गया यानी 1219 रुपये हो गया। यही हम लोगों का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इक्वेशन दी है और इसको हम लोगों को ऐड ऑन करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे चीज़ें लिखी हुई हैं वैसे लिखते जाएंगे। जैसे ये 0.9 लिखा है, फिर 0.09 लिखा है, फिर 0.009 लिखा है, नेक्स्ट 0.0009, फिर नेक्स्ट है 0.00009 और नेक्स्ट है 0.00009। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 सारे हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। अब हम लोगों को ऐड करना है
तो ऐड कैसे करते हैं, इसके आगे हम लोग जीरो ऐड कर सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। जीरो ऐड करने से कितने भी जीरो हम लोग ऐड कर लें तो इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद जीरो ऐड करने पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बात हम लोगों को पता है। तो हम लोगों ने इसमें जीरो ऐड कर लिया और इसको ऐड कर दिया। तो ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 और ये 9, 0.99 ये हम लोगों का 6 बार आ गया। अब इसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है कितने से, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी मल्टीप्लाई करनी होगी तो जितने जीरो हैं उतने अंक जो है हम लोगों का दशमलव जो है वो दाईं ओर खिसक जाता है। जैसे यहाँ पे 6 जीरो हैं तो 6 अंक हम लोगों का इधर खिसक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 999999। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने सिर्फ सबको ऐड ऑन कर दिया। ऐड ऑन करने के बाद मल्टीप्लाई करनी थी, तो 6 जीरो थे तो दशमलव हम लोगों का 6 अंक जो है दाईं ओर खिसक गया, तो हम लोगों का आंसर आ गया 999999। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि P अनुपात Q 1225 अनुपात 49 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं P बटे Q का मान है 1225 बटे 49। तो अंडर रूट का मान पूछ रहा है, अंडर रूट P बटे Q प्लस Q बटे P का मान कितना होगा। तो इसके मान को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट P बटे Q का मान निकाल लेंगे पहले, अंडर रूट P बटे Q। तो अंडर रूट P बटे Q का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1225 बटे Q 1225 बटे 49। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 35 और ये हम लोगों का हो जाएगा 7, यानी 7 बचे 35, 5 अनुपात 1। तो अंडर रूट P बटे Q का मान हम लोगों को पता चल गया, 5 बटा 1 आया। तो अंडर रूट Q बटे P का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं, अंडर रूट Q बटे P का मान हो जाएगा 1 बटे 5। अब हम लोगों को चाहिए थी इन दोनों के प्लस करने पे वैल्यू, तो ये वैल्यू आई 5, अंडर रूट Q अपान P की वैल्यू आई 1 बटे 5। तो हम लोगों का आंसर हो गया 26 बटे 5, जो कि हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। P बटे Q की वैल्यू दी थी, अंडर रूट P बटे Q की वैल्यू निकालनी थी, तो हम लोगों ने इसको जो है अंडर रूट निकाल दिया। 1225 का 35 होता है, 49 का 7 होता है। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया तो 5 बटे 1 यानी कि 5 हम लोगों का आ गया। फिर अंडर रूट Q बटे P की वैल्यू चाहिए थी, तो अंडर रूट Q बटे P की वैल्यू 1 बटे 5 हो गई। दोनों को ऐड कर दिया, हम लोगों का आंसर आ गया 5 प्लस 1 बटे 5 55 25 1 26 बटे 5, जो कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक हम लोगों को यहाँ पे ग्राफ दे रखा है और इसमें कह रहा है कि 40 से 50 वर्ग की संचयी आवृत्ति क्या है, जिसका आवृत्ति वितरण हम लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो हम लोगों की बारंबारता है वो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। 10 से 20 में क्या हम लोगों की जो आवृत्ति है वो कितनी है, तो 10 है। ये 10 से 20 वाली आवृत्ति 10 है। 20 से 30 वाली आवृत्ति जो है 8 है। इसी तरीके से नेक्स्ट आवृत्ति 5 है, नेक्स्ट है 6 है, और उसके बाद एक और हम लोगों को दिया है 50 से 60। तो 50 से 60 की जो आवृत्ति है वो हम लोगों की 12 आई है। अब संचयी आवृत्ति पूछ रहा है, तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जो संख्या है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। अब अगली संख्या इसमें ऐड करते हैं, तो 10 और 8 18 हो गया। अब 18 में 5 जोड़ते हैं अगली संख्या, तो 18 में 5 जोड़ा 23 हो गया। 23 में अगली संख्या 6 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में 12 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। तो ये हम लोगों की संचयी आवृत्ति आ गई है। अगर 10 से 20 वाले की पूछी आएगी तो 10 हो जाएगी, 20 से 30 की पूछी आएगी 18, 30 से 40 की 23, 40 से 50 की 29 और 50 से 60 की 41 हो जाएगी। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 40 से 50 की, तो 40 से 50 की कितनी आ रही है, 29। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हम लोगों ने एक साइड में 12 जो हम लोगों का वर्ग अंतराल दिया था उसको नोट कर लिया, एक साइड में बारंबारता कर ली। संचयी बारंबारता के लिए क्या होता है, जो पहली संख्या है उसको हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो है ऐड कर देते जाते हैं। जैसे 10 8 18, 18 5 23, 23 6 29, 29 12 41। तो जो 40 से 50 के बीच का पूछ रहा था, तो जो हम लोगों का आंसर हो गया 29। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कक्षा 12 की अंतिम परीक्षा में 250 छात्र अनुत्तीर्ण हैं। कक्षा 12 में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। अगर टोटल जो छात्र होते हैं, उन्होंने हमेशा बात की है कि 100% होते हैं। अगर 20% अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, 80% होंगे, तभी जाके हम लोगों का 100 बनेगा। अगर 20 अनुत्तीर्ण है तो 80 उत्तीर्ण हो गए।
अब कह रहा है टोटल कितने छात्र थे 250, और उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो उत्तीर्ण कितने परसेंट है 80%। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व हो गया, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200 हम लोगों का आंसर आ गया। तो 200 जो छात्र हैं वो उत्तीर्ण हैं और बाकी 20% जो है वो अनुत्तीर्ण हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, 20% अनुत्तीर्ण बताया था तो हम लोगों ने उत्तीर्ण निकाल लिया 80%, और टोटल 250 थे तो 250 का 80% निकाल लिया, हम लोगों का आंसर आ गया 200। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों से कह रहा है एक व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या होगी? तो हम लोगों ने बात की थी जब दूरी समान हो, जब समान दूरी तय करे तो औसत गति जो होती है वो 2x1 x2 अपॉन x1 प्लस x2 होती है। तो यहाँ पर x1 क्या है पहली चाल, x2 क्या है दूसरी चाल, तो 2 गुणे 27 गुणे 36 बटे 27 प्लस 36। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 27 और 36 को ऐड करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 63, 63 ऊपर हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 36, तो 9 से डिवाइड किया, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63, तो ऊपर हम लोगों का आ गया 2 गुणे 3 गुणे 36 बटे 7। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को ऊपर हो जाएगा 216 बटे 7। तो 216 बटे 7 को जब हम लोग भाग देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 30.86 किलोमीटर पर घंटा। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में लगभग ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें औसत गति, तो कह रहा था इसमें ए से बी तक जाता है और फिर बी से ए तक आ जाता है, यानी कि जो हम लोगों की ये दूरी थी और ये दूरी थी वो बराबर थी। तो जब औसत गति, जब दूरी बराबर होगी तो औसत गति निकालने का फार्मूला होता है 2x1 अपॉन x1 प्लस x2। इसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया और कैलकुलेशन कर ली, 30.86 किलोमीटर प्रति घंटा हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 होगी, फिर नेक्स्ट 3 होगी, फिर 5 होगी, इसी तरीके से ये क्रम चलता चला जाएगा। कब तक? 15 पदों तक, क्योंकि 15 पूछ रहा है तो 15 पदों तक। अब हम लोगों ने बात की थी जब भी दोनों के बीच का, दूसरे पद और प्रथम पद के बीच का अंतर बराबर होगा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 है, इसी तरीके से 2 रहेगा तो ये समांतर श्रेणी हो जाती है। तो एक फार्मूले के बारे में हम लोगों ने बात की थी समांतर श्रेणी के योग के बारे में, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। इस फार्मूले का यूज तब किया जाता है जब प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पदा हों। यहाँ पर हम लोगों को अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए एक और फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हर जगह आपका लग जाएगा, चाहे आपको प्रथम पद और अंतिम पद पता हो या ना पता हो। तो यहाँ पर हम लोगों को अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए इसी फार्मूले का यूज कर लेते हैं। n/2, तो n कितना हो गया 15, प्रथम 15 कह रहा है, 15/2 ब्रैकेट में 2a, तो a का मान क्या होता है प्रथम पद क्या है हम लोगों का 1 प्लस n-1, n क्या है 15 -1 इंटू डी कितना है? डी होता है दूसरे पद और प्रथम पद के बीच का अंतर, इंटू डी यानी कि 2 हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे तो ये 15/2, ये ब्रैकेट में हो गया 2 + 14 इंटू 2। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी 2 कॉमन हो सकता है। 15 × 2/2, ये 1 + 14, तो ये हम लोगों से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 15 × 15 हम लोगों का पदों का योग आ जाएगा। पदों का योग हम लोगों ने निकाल लिया 15 × 15। अब हम लोगों से कह रहा है औसत, तो औसत क्या होता है? पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। तो पदों का कुल योग हम लोग औसत यहाँ पे लिख देते हैं, औसत बराबर पदों का कुल योग बटे पदों की कुल संख्या। तो पदों का कुल योग कितना है? 15 × 15। पदों की संख्या कितनी है क्वेश्चन में? 15, तो 15 से 15 कैंसिल हो गया, हम लोगों का आंसर आ गया 15। तो औसत जो है वो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, प्रथम 15 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कह रहा था, तो पहली जो 15 प्राकृतिक संख्या हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी टाइप से ये पद जो क्रम है वो चलता रहेगा 15 पदों तक, क्योंकि क्वेश्चन में 15 विषम कह रहा था। फिर हम लोगों ने देखा जो दूसरे पद और प्रथम पद, तीसरे पद द्वितीय पद, चौथे पद तीसरे पद, इसी तरीके से सबके बीच का अंतर जो है बराबर है, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी है। तो जब भी समांतर श्रेणी होती है तो हम लोग या इस फार्मूले का यूज करते हैं या इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब प्रथम पद और अंतिम पद पता हो। इस फार्मूले का यूज तब करते हैं जब हमको प्रथम पद पता हो, अंतिम पद ना पता हो। तो इस फार्मूले का हम लोगों ने यूज किया, तो n हम लोगों का 15 था, 15/2, पहला पद 1 था तो 2 × 1 प्लस n-1 15 - 1 इंटू
जो डी होता है वो हम लोगों का दोनों पदों का अंतर होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, जो कि हमारा 2 है। तो 15/2 ब्रैकेट में 2 + 14 × 2 हो गया, 2 कॉमन कर लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 15 × 15 हम लोगों का पदों का योग आ गया। औसत निकालना था, औसत का फॉर्मूला होता है पदों का कुल योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का कुल योग आ गया 15 × 15, पदों की संख्या 15 थी, कैंसिल हो गया, तो 15 हम लोगों का औसत आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 77, 35, 15, 912, 21, 879 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहा जाएगा तो हम लोग निकालेंगे HCF यानी कि मासा। और HCF कैसे निकालते हैं, या तो हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं या भाग विधि से निकालते हैं। चूंकि ये संख्याएं काफ़ी बड़ी बड़ी हैं इसलिए यहाँ पर हम लोग भाग विधि से HCF निकालते हैं। तो 77, 35 से दूसरी संख्या जो है 15, 912 को भाग करते हैं, जो हम लोगों की भाग विधि है। तो ये अब हम लोगों का जाएगा 2 बार में, और 2 बार में जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 15, 470। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 442। इससे फिर हम लोग इस संख्या को डिवाइड करते हैं 77, 35। तो 77, 35 को 442 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में पहले जाएगा तो ये 442 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 331। इस 5 को नोट डाउन कर लेंगे, फिर 7 बार में ले जाएंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 3094। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 221 आ जाएगा। अब फिर इस संख्या को डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि हम लोगों को शेषफल 0 ना मिल जाए। तो जब हम लोग 2 बार में ले जाएंगे तो यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, 442, तो शेषफल 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो संख्या आई है इससे हम लोग तीसरी संख्या को विभाजित करेंगे। अब तो तीसरी संख्या क्या है, 21, 879। तो ये हम लोगों को आ जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 1989। इसको माइनस करेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा 891। इस 9 को नोट डाउन करेंगे, फिर 9 बार में ले जाएंगे 1989। तो इसमें भी तब तक प्रक्रिया दोहराएंगे जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाता। तो अब हम लोगों को शेषफल 0 मिल गया, यानी कि जो हम लोगों का मासा आया है वो 221 आया है, और यही सब बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 221 होगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हम लोगों को मासा निकालना था। हम लोगों ने भाग विधि से मासा निकाला, तो 77, 35 से 15, 912 को डिवाइड किया, जो शेषफल आया उससे 77, 35 को डिवाइड किया, फिर जो शेषफल आया उससे 442 को डिवाइड किया। और इस प्रक्रिया को हम लोग तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं मिल जाता। फिर जब शेषफल 0 मिल जाता है तो इससे हम लोग तीसरी जो संख्या है उसको डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पे फिर शेषफल 0 मिलता है, यानी कि जो हम लोगों का जो ये संख्या होती है यही हम लोगों का मासा हो जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो यही हम लोगों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3x × x प्लस 3y × y, यानी ये जो लिखा हुआ है 3x × x यानी 3x² प्लस 3y × y यानी 3y² बराबर 10xy। तो x और y का अनुपात पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को 2 अलग अलग पद मिल गए, x और y, चर पद 2 मिल गए। अब इन दोनों को एक ही इक्वेशन से सॉल्व करना मुश्किल है, या हम लोग कह सकते हैं एक ही इक्वेशन से इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ऑप्शन को उठा के रखेंगे, एक एक ऑप्शन को, और जो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग रखते हैं 3 और 4 को, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, y की जगह हम लोग 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर 10, x की जगह 3 और y की जगह 4। तो ये हो गया 3 × 9 = 27, 4 × 16 = 48 बराबर, यहाँ x की वैल्यू कितनी थी हम लोगों की 3 थी, तो ये 3 होगा। 10 × 30 = 120। तो ये हम लोगों का आ गया 8, 7, 15, 4, 2, 6, 7 बराबर 120। यानी कि ये हम लोगों का इक्वल नहीं आया है, तो पहली वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरीके से हम लोग दूसरी रखेंगे, दूसरे में भी नहीं आएगा। तीसरी रखेंगे, तीसरी रख के देखते हैं। 3x², तो x की जगह 1 रखा है, 1 का स्क्वायर प्लस 3y², तो y की जगह 3 रखा है स्क्वायर बराबर 10, x की जगह 1, y की जगह 3। तो ये हो गया 3 प्लस 3 × 9 = 27 बराबर 30। तो 30 बराबर 30। तो ये हम लोगों का सेटिस्फाई कर गया। इसी तरीके से 3 1 रखेंगे, ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा सी। तो ये हम लोगों की जो इक्वेशन थी इसको सिंगली जो हम लोग अगर सॉल्व करने बैठे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक एक ऑप्शन को रख के हम लोगों को इसको सॉल्व करना होगा। जिस ऑप्शन से दोनों जो पक्ष हैं वो बराबर हो जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है त्रिज्या 1.5 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर की बेलनाकार बोतल से तरल को खाली करने के लिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 27 सेंटीमीटर की शंक्वाकार बोतलों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक बार और आ चुका है जिसमें हम लोगों ने बात की थी, जब भी हम लोगों को बोतलों की संख्या निकालनी होगी तो जो पहले दी होगी बड़े वाले को ऊपर रखेंगे और छोटे वाले को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 1.5 मीटर और 5 मीटर ज़्यादा है तो इसको ऊपर रखेंगे बोतलों की संख्या निकालने के लिए। तो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देख रहे हैं हम लोग, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो 1.5 मीटर कितना हो जाएगा, 1.5 गुणे 100 यानी 150 सेंटीमीटर। इसी तरीके से जो हम लोगों की ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 5 गुणे 100 यानी 500 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बेलन की ऊंचाई और जो त्रिज्या है वो पता चल गई। अब बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको शंक्वाकार बोतलों की संख्या निकल आएगी। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं और इसको R2 मान लेते हैं। ये 3 नीचे है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी हम लोगों की जो इक्वेशन बनेगी जाके 3R1 स्क्वायर H1 और अपॉन R2 स्क्वायर H2। तो R1 क्या थी हम लोगों की, R1 थी हम लोगों की 150, 3 गुणे 150 गुणे 150 गुणे 500 बटे R2 का स्क्वायर क्या है, R2 हम लोगों की 5 सेंटीमीटर है यानी 5 गुणे 5 और ऊंचाई हम लोगों की कितनी दी है 27, तो इंटू 27। तो 5 से डिवाइड किया तो ये 30 हो गया, फिर 5 से डिवाइड किया तो ये 30 हो गया और फिर हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया तो ये 10 हो गया और ये हम लोगों का आ गया 9। 3 से डिवाइड किया तो ये 3 हो गया और 3 से डिवाइड किया तो ये 10 आ गया, यानी कि हम लोगों का आ गया 10 गुणे 500। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,0,0,0,0 ये हम लोगों को शंक्वाकार बोतलों की संख्या पता चल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। जब भी हम लोग को बोतलों की संख्या या किसी भी चीज़ की संख्या निकालनी होगी तो दोनों के आयतन निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे, हम लोगों को जो संख्या निकालनी थी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को बेलन के जो त्रिज्या और ऊंचाई है वो मीटर में दिया था, हम लोगों ने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया और उसके बाद हम लोगों ने दोनों के आयतन का फार्मूला लिखा। बेलन के आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम लोगों ने इसको R1 H1 मान लिया, इसको R2 H2 मान लिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, ये 3 जो था ये ऊपर चला गया, कैलकुलेशन कर ली सारी वैल्यूज को पुट करके हम लोगों का आंसर पता चल गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए 8 प्रति वर्ष की दर से 25,000 रुपये की पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जहां ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि होता है। तो अभी तक हम लोगों ने साधारण ब्याज को ज्ञात किया था, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। ये A बराबर P1 प्लस R/100 की घात n फार्मूला होता है, जहां पर A मिश्र धन होता है, P मूलधन होता है, R दर होती है और n समय होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को मूलधन कितना दिया है 25,000, तो मूलधन की जगह 25,000 लिख देंगे प्लस 1 प्लस R कितना दिया है 8%, तो R की जगह 8 रख देंगे बटे 100, n की जगह कितना रख देंगे 2 वर्ष। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 25 1 2 3 0 हो जाएंगे, ये 108 बटे 100 हो जाएगा इंटू 108 बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 54 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 25 हो जाएगा। अब ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर 29,160। तो जो हम लोगों का ए है यानी कि जो मिश्रधन आया है वो 29,160 आया है। जो ए होता है वो मिश्रधन होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो मिश्रधन हम लोगों को 29,160 पता चल गया। अब हम लोगों को ब्याज क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो मिश्रधन क्या है हम लोगों का 29,160, मूलधन क्या है हम लोगों का 25,000 रुपये, माइनस करेंगे तो हम लोगों को पता चल गया 4,160 रुपये। ये हम लोगों का आंसर हो गया 4,160 रुपये। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, बस आप लोगों को फार्मूला पता होना चाहिए। ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100 की घात n, जहाँ ए मिश्रधन है, पी मूलधन है, आर दर है और n समय है। सारी वैल्यूज़ को पुट करके हम लोगों ने मिश्रधन निकाल लिया 2916 रुपये।
तो मिश्रधन हम लोगों को 2916 रुपये पता चल गया, ब्याज निकालना था तो ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, घटा दिया तो 4160 रुपये हम लोगों को ब्याज पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्या 2, 5 और 7 के अनुपात में है, उनका महत्तम समावर्तक 14 है, तो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्याएं हम लोगों को दी हैं 2, 5, 7 के अनुपात में, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ दिया है, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70 और 14 सत्ते 98। हम लोगों को तीनों संख्याएं पता चल गई, 28, 70 और 98, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो महत्तम समावर्तक से हमने तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों को आंसर पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक हम लोगों को बार ग्राफ दिया गया है और इसमें ग्राहकों की कुल संख्या दी गई है, चैनल बी और ई के बीच ग्राहकों की संख्या का अंतर बताना है। ये सब वैल्यूज जो हैं परसेंटेज में दी गई हैं। तो बी और ई के बीच का पूछ रहा है, तो बी कितना है 15% है, ई कितना है हम लोगों का 10% है, यानी जो अंतर आ गया वो 5% आ गया। अब टोटल हम लोगों की कुल संख्या 5000 इंटू हम लोगों को अंतर निकालना था, अंतर कितना आया 5%, यानी 5/100 से मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों की जो वैल्यू आ गई 31,250, जो कि हम लोगों का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम लोगों ने देखा जो बी था ये 15 था और ई जो था वो 10 था, दोनों का अंतर पूछ रहा था तो हम लोगों ने घटा दिया, अंतर हम लोगों को 5% पता चल गया। टोटल वैल्यू 62,5000 थी, इससे हम लोगों का इसका 5% निकाल दिया तो हम लोगों को आंसर पता चल गया 31,250। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है 31,250 है। नेक्स्ट हम लोगों को पूछ रहा है समतुल्य छूट ज्ञात करें, तो इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लिया हम लोगों ने 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य था, तो 100 पर 40% की छूट मिली, यानी 100 में से 40 गया 60/100, तो ये अब हम लोगों की जो कीमत है वो कितनी हो गई 60 रुपये हो गई। अब इस पर फिर 30% की छूट दी जा रही है, 30 की दी जा रही है, यानी 100 में से 30 घटाया तो 70/100, तो अब विक्रय मूल्य कितना आ गया हम लोगों का 42 आ गया। अब 42 पर फिर से 25% की छूट दी जा रही है, यानी 100 में से 25 गया 75/100, तो अब हम लोग 25 दिया 75, 25 चक्कू 100। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम लोगों का 42 गुणे 3/4 होगा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 4 तिया 12/4, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 4 तिया 12, 4 एकम 4 और बचा 2, 4 पंचे 20, 31.5%। तो जब ये हम लोगों को लास्ट जो पता चला वो 31.5 पता चला, टोटल हमारा था 100, इसमें से अगर हम लोग 31.5% घटा देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा 68.5%, जो कि हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल बेसिक मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। हम लोगों ने मान लिया टोटल से 100% था, उस पर 40% की छूट मिली तो 60 हो गया, फिर उस पर 30% की छूट मिली यानी 60 का 70% निकाल लिया, फिर उस 42 हो गया, फिर 25% की छूट मिली यानी 75/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हम लोगों का आ गया 31.5। टोटल हमारा 100 था, समतुल्य छूट निकालनी थी तो 31.5 को घटा दिया, 68.5% हम लोगों की समतुल्य छूट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें के का मान पूछ रहा है। यदि हम लोगों को एक इक्वेशन दी गई है और इसमें के का मान हम लोगों को बताना है, तो के का मान बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। 1.225 गुणे 10 की घात के बराबर 0.001225 और के का मान पूछा गया है, तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात के बराबर 0.001225 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.225। अब क्या है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर हम लोग 3 जीरो बढ़ा लें। कि दशमलव के बाद कितने भी आप लोग जीरो बढ़ाएं कोई भी अंतर नहीं आता है, इसलिए 3 जीरो हम लोगों ने बढ़ाए। अब हम लोगों की जो दशमलव के बाद संख्याएं बराबर हो गई, यानी दशमलव यहाँ से कैंसिल हो गया। तो ये हम लोगों का बना 12 25 और 3 जीरो, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 1/1000। तो 10 की घात के बराबर हम लोगों का आया 1/1000। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की घात के बराबर 1/10 की घात 3। तो जब 1/, में होता है तो इसको अगर हम लोग नॉर्मल भिन्न में बदलते हैं तो माइनस में हो जाता है 10 की घात -3। जब भी 1/10 की घात 3 है, इसको नॉर्मल में लाना है तो 10 की घात -3 हो जाएगा। अब हम लोगों के आधार बराबर हैं, जब भी इस तरीके से लिखा होगा और दोनों पक्षों में आधार बराबर होंगे तो हम लोगों की घातें भी बराबर हो जाएंगी, तो के का जो मान आ जाएगा -3 आ जाएगा।
काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। हम लोगों ने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सबसे पहले दशमलव हटाया। दशमलव हटाने के बाद हम लोगों की जो वैल्यू आ गई 1/1000 आ गई। 1/1000 को हम लोग 1/10³ लिख सकते थे और 1/10³ को हम लोग 10⁻³ लिखते हैं। और जब हम लोगों के आधार बराबर होते तो घातें भी बराबर होती हैं, यानी k का जो मान आ गया वो -3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोगों को एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है के बराबर है तो वह है। तो यहाँ पे हम लोगों को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। लास्ट वीडियो में भी सेम क्वेश्चन था। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 4πr² होता है। वैल्यू को रख देते हैं 4 × पाई × r की वैल्यू 10.5 का स्क्वायर। हम लोगों ने पाई की वैल्यू इसलिए नहीं रखी क्योंकि जो हम लोगों के ऑप्शंस थे वो पाई में थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर पाई की वैल्यू को पुट नहीं किया। तो जब हम लोग इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 का स्क्वायर और 4 की, तो ये हम लोगों का 441 आ जाएगा। 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर या 441 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, जैसे भी वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे भी आप कहना चाहें इसको। तो 441 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोगों का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको एक फार्मूले का यूज करना था, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होता है 4πr²। उसको हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया और हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एक जॉगर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, 600 मीटर लंबे पथ को कितने समय में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर 600 मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यानी इसको हम लोगों को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो हम लोग लंबे समय से बात करते आए कि जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो गया और हम लोगों का जो मीटर पर सेकंड में आया 5 मीटर पर सेकंड आया। अब हम लोगों को समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। काफ़ी बार हम लोगों ने इसकी बात की। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हम लोगों को दी है 600 मीटर, चाल हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में निकाल ली 5, तो ये हम लोग डिवाइड करेंगे तो 120 सेकंड आ जाएगा। 120 सेकंड का मतलब क्या होता है, 2 मिनट होता है। अगर डायरेक्ट अब ऐसे 2 मिनट लगा दे या फिर 60 से डिवाइड करें, क्योंकि 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, तो ये डिवाइड किया तो 2 मिनट आ गया हम लोगों का आंसर। तो आंसर जो हम लोगों का सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। 18 किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में चेंज किया। समय बराबर दूरी बटे चाल लगाई, फार्मूला लगाया, हम लोगों का आंसर आ गया 120 सेकंड। 120 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक हम लोगों को तालिका दी है और इसमें हम लोगों से पूछा है बेरोजगार व्यक्तियों की कुल संख्या। ये बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत दिया है, ये टोटल जनसंख्या दी है और हम लोगों से प्रतिशत पूछा है, कुल संख्या पूछी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, 20 से 25 वाले की निकालेंगे। तो टोटल जो जनसंख्या है वो 30,000 है, का 30% निकालेंगे तो 30/100 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 9, ये हम लोग का 1 2 3 4 5 जीरो है, तो यहाँ पे एक और जीरो बढ़ाएंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 90,000। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे 25 से 30 के बीच में, जिसमें हम लोगों को मल्टीप्लाई करनी है 28,000 × 32/100। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 89600। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट निकालेंगे 30 से 35 के बीच का, तो 32 × 11/100, तो ये कैंसिल हो गया। ये हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 352,000। फिर नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं 35 का, 35 1 2 3 4 × 9/100, तो ये कैंसिल हो गया। ये हम लोगों की वैल्यू आ जाएगी 31500। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 25 × 10/100, तो ये हम लोगों का आ जाएगा 25000। इसी तरीके से लास्ट हम लोग निकाल लेते हैं, तो इसको निकालेंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा 16 और 000। तो ये अब हम लोगों की सारी अन्य जितने भी 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और अन्य हम लोगों ने जितनी भी संख्या है सबको हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। हम लोग इसको सही से नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसकी जो संख्या आई हम लोगों की वो आई थी 1990। इसकी जो संख्या आई थी वो हम लोगों की आई थी 89600। इसकी जो आई थी वो आई थी 35200। इसकी जो आई थी 31500 और इसकी जो आई थी 25 और 000
और इसकी जो आई थी 16,000। अब कुल जनसंख्या पूछ रहा था, यानी सबको हम लोगों को ऐड कर देना है बेरोजगारों की कुल संख्या। तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 287,300। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हम लोग को इसका 30% निकालना था, इसका 32%, इसका 11%, इसका 9%, इसका 10%, इसका 8%, जो कि हम लोगों की ये वैल्यूज़ आई हैं। और इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद ऐड कर देना था, तो हम लोगों को बेरोजगारों की कुल संख्या प्राप्त पता चल जाती, जो हम लोगों की आई है 28,73,00, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन में कह रहा है, एक हम लोगों को इक्वेशन दी है और कह रहा है दी गई अभिव्यक्ति को इस तरीके से लिखा जाए तो y के लिए एक पूर्ण वर्ग कैसे होगा, कौन सी संख्या y के लिए एक पूर्ण वर्ग होगी। तो क्या है 13.94 गुणे 13.94 प्लस 13.94 गुणे y प्लस 0.06 गुणे 0.06। तो ये देखेंगे तो हम लोगों का बन गया 13.94 का होल स्क्वायर, इसको देखेंगे ये बन गया 0.06 का होल स्क्वायर। अब क्या हम लोगों का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर होता है, इधर बी स्क्वायर होता है, बीच में प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देख रहा 2 हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि ये 2 होता है, हम लोगों ने 2 लिख दिया। ए होता है तो 13.94 लिख देते हैं, 13.94। तो 13.94 पहले से था इंटू वाई, तो वाई जो बी आता है तो वी की वैल्यू रख देते हैं 0.06। अब हम लोगों को यहाँ पर जो है 13.94 इंटू वाई लिखा था, 13.94 हम लोगों का हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, बचे हुए जो दोनों हैं उनके गुणा कर देंगे, 2 गुणे 0.06। तो आंसर आ जाएगा 0.12, जो कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया, 13.94 का स्क्वायर हो गया, 0.06 का होल स्क्वायर हो गया, 2a यानी 13.94, b 0.06। तो y की जो वैल्यू थी वो 2 गुणे 0.06 की हो गई, क्योंकि ये हम लोगों का कॉमन मिल गया, बाकी बचा हुआ y हो गया। तो y की जो वैल्यू आ गई 0.12, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गई। तो ये आज हम लोगों के जो क्वेश्चन थे वो 27 मार्च 2022 को DOE में पूछे गए इवनिंग शिफ्ट के पेपर में, जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम लोगों के आगे की शिफ्ट में, आगे के डे में जो भी पेपर हुए हैं उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।